अच्छा, राइबोसोम के दो प्रकार हो गए थे, है ना। काम राइबोसोम का क्या होगा? राइबोसोम का काम क्या होगा? ठीक है। अब आप आगे किसको मेंशन करें अपन? लाइसोसोम लिख लो। क्या मेंशन कर लो? लाइसोसोम। सबसे पहले इसकी खूबी है कि पादप कोशिका में अनुपस्थित कोशिकांग है। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछते हैं। पादप कोशिका में अनुपस्थित कोशिकांग, बताओ कौन सा? अनुपस्थित कोशिकांग याद रहेगा। अच्छा, खोजकर्ता लिखो डी डुबे। अपन ने पढ़ा था ना कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता लाइसोसोम। खोजकर्ता कौन है? डी डुबे। अच्छा, जनरली लाइसोसोम जो होता है वो ऐसा होता है। बताओ कितने झिल्ली युक्त कोशिकांग है? एक झिल्ली युक्त कोशिकांग। एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा बीचों बीच लिखो उपनाम और उसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दो। एक है कोशिका का सफाई कर्मचारी, और दूसरा है एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, आत्महत्या के थैले। आत्महत्या के थैले का मतलब है कि जो लाइसोसोम है, LYS मतलब लाइसोसोम, ये कोशिका की मृत्यु का कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं बताता हूं। और कोशिका का सफाई कर्मचारी का मतलब है कि कोशिका लगातार काम करेगी तो कोशिका के जो कोशिकांग है उनमें टूट फूट होगी। अरे हाँ या ना, टूट फूट होगी तो क्या जमेगा कोशिका के अंदर? कचरा। उस कचरे को साफ कौन करता है? लाइसोसोम। तो कोशिका में अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक। अपशिष्ट का मतलब होता है जो कचरा अचरा बनता है उसको समाप्त कर देता है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया, अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक। और सफाई कर्मचारी से तुम्हें पता चल ही रहा कि कोशिका के अंदर जो कचरा है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो वेस्टेज है, उसको समाप्त करता है। अब आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइसोसोम जो होते हैं उसके पास में 24 उच्चतर अम्लीय प्रकृति के ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम टोटल कितने हैं? तो यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम
एक निश्चित मात्रा में अगर होते हैं ब्रेक तो ये वाला काम करेंगे, और जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर आ गए ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो सेल की डेथ का रीजन बनेंगे। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, लाइसोसोम बनता किससे है? अभी लिख लो, इसको आगे समझाता हूं मैं। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? तो ये हो गया गोल्जी, ये हो गया बॉडी। तो गोल्जी बॉडी से निर्माण होता है। बताओ किसका निर्माण होता है? दरअसल में वो लाइसोसोम नहीं है। पहले तो आप लाइन लिख लो कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है, लेकिन उसके बाद इस इमेज को जरूर बनाना। आप देखो, जो गोल्जी बॉडी है से किसका निर्माण होता है? वेसाइकल का मतलब होता है खाली गोले। अभी समझाऊंगा, मैं दिखा भी दूंगा। कल हमने पढ़ा था, जरा जल्दी से बताओ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कल हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कौन बनाता है? अच्छे से देखो। अब आप रफ कह रहे हो, कोई कह रहा है स्मूथ। कल ही पढ़ा था हमने। हम्म, मैं दिखा दूं। ये क्या लिखा है लाइन? RER मैन्युफैक्चर डाइजेस्टिव एंजाइम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदुरी सतह वाले। कौन सी चीज? तो यहां मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदुरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है खुरदुरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जिनकी सतह पर क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाए जाएंगे। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अच्छे से देख लो, ये क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं हाइड्रो, अच्छा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हिंदी में कहते हैं जल अपघटनी विकर। एंजाइम को विकर कहते हैं। जल अप, क्या गायब कर दिया मैंने? घा। तो जल अपघटनी विकर पाया जाता है। तो RER बताओ किसका निर्माण करता? इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और जब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके अंदर फिल हो जाएं, तब जो संरचना बनती है उसे कहते हैं लाइसोसोम। ऐसी है कहानी, याद रहेगा। तो गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया? RER ने क्या बनाया? और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तुम्हारे माता पिता, लाइक गोल्जी बॉडी, तुम वेसाइकल के जैसे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में नॉलेज, नॉलेज तुम्हारे अंदर जाएगा तो फिर तुम नहीं ऑफिसर बन के बाहर आओगे जो आग लगा सकता है कहीं भी। ये है पिताजी, ये हो आप, ये है कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये है नॉलेज। और जब नॉलेज स्टूडेंट के अंदर जाएगा तो बिकम एज ऑफिसर, जस्ट लाइक लाइसोसोम।
हो गया? गोल्गी बॉडी से मिलेगा मतलब नॉलेज कैसे ट्रांसफर हो रहा? ऐसे यहां भी है कि जैसे ही इससे क्या बनेगा, ये बनेगा, ऑटोमेटिकली ये कोशिका में किसके पास जाएगा? सीधा सीधा उसी के पास जाएगा जो खाली गोले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाली गोले दूर होंगे तो जाएगा कि पास में ही होंगे? ये कहानी है। हाँ, दो। अच्छा, कैसे होगा? ये ना, इस पता नहीं क्या इसमें वाइट ही रखा है यार। ये यही रखा है, इसको मैं भी सोच रहा था। कहाँ? अभी कोई टेक्निकल वाला दिमाग लगाएगा भाई। इसको देख लेना तुम अभी, है ना, इसको तुम ही कर देना। हाँ, तो ये हो गया सुसाइडल उसाइडल बैग। ठीक है, चलो अब लिखो सेंट्रोसोम। याद रखना दो दो नंबर में है, ये ज्यादा परेशान मत होना, है ना। वो 7 मार्कर इसलिए क्योंकि वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। मैं बताता हूँ ना, अभी पढ़ाता हूँ उसको डिटेल से। हाँ, अभी ये थोड़े थोड़े से निपटा लो जल्दी जल्दी। सेंट्रोसोम लिखा है क्या? सबसे पहले खोज करता है टी वावेरी। खोजकर्ता का नाम क्या है? टी वावेरी। लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? याद रखना, इसके खोजकर्ता कौन है? टी वावेरी। लाइन चेंज करके पादप कोशिका में अनुपस्थित कोशिकांग। पादप कोशिका में कैसे कोशिकांग है ये? उपस्थित की अनुपस्थित? ठीक है। हाँ, कार्य लिखना, कोशिका विभाजन में सहायक। क्या मतलब हुआ कोशिका विभाजन में सहायक? हम्म, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा, कैसे समझाऊं मैं तुमको। ये सेंट्रोसोम जो होता है, अच्छा जैसे हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसी तरह से सेंट्रोसोम भी इनसे मिलकर बनता है। किन से मिलकर बनता? मतलब माइक्रोट्यूब्यूल क्या कहलाएंगी? सिंगल यूनिट, एक लक इकाई। और जब प्रीलिम्स का फैक्ट है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे? तो बताओ कौन सी संरचना बनेगी? दरअसल में ये 1 माइक्रोट्यूब्यूल, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, 3 माइक्रोट्यूब्यूल, 4 माइक्रोट्यूब्यूल, 5 माइक्रोट्यूब्यूल, 6 माइक्रोट्यूब्यूल, 7 माइक्रोट्यूब्यूल, 8 माइक्रोट्यूब्यूल, 9 माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस तरह से ये जो एक संरचना बन गई, जैसे कि तुम ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। तो बताओ सेंट्रोसोम कहां गया? किसके मिलने से बनता है? तो इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड लिख लो। सेंट्रोसोम की एकलक इकाई माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाती है। सेंट्रोसोम की एकलक इकाई, एक लक इकाई का मतलब समझ में आया? जिनके मिलने से वो बनता है। सेंट्रोसोम की एकलक इकाई माइक्रोट्यूब्यूल
इंग्लिश में है तो वो लिखा है, कहलाती है, लाइन चेंज करके ये डायग्राम बना लो उसी के नीचे। ये वाला, कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही चीज क्लियर कर लो, ऐसा बना लो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप ईमानदार हो कि आपके अंदर जितने अंग हैं वो ईमानदार हैं? सच्चाई तो यही है, आप ईमानदार नहीं हो, आपके अंदर जो चीजें हैं वो ईमानदार हैं। ये चीज कोशिका विभाजन करती है, अरे हाँ या ना? इसके अंदर असल में है क्या? तो रियल में वो कोशिका विभाजन करते हैं। तो अब अगर कभी क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सी संरचना कोशिका विभाजन में सहायता करती है, सेंट्रोसोम भी ऑप्शन में हो और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ऑप्शन में हो, तो जो ज्यादा रियलिस्टिक आंसर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स ही तो आगे चल के क्या बना रहे हैं। याद रहेगा ये चीज, लिख लेना। कोशिका विभाजन का वास्तविक कार्य एमटी का होता है, कोशिका विभाजन का वास्तविक कार्य, जैसे दिल्ली सल्तनत का राजा ऐबक, लेकिन वास्तविक राजा कौन? अल्तमिस। ऐसे यहां पे भी क्या लिखा, का वास्तविक कार्य अल्तमिस द्वारा होता है, सॉरी यार क्या बोल दिया, कोशिका विभाजन का वास्तविक कार्य माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होता है। तो याद रखना, वास्तविक का मतलब रियल। अब होती है कहानी शुरू। बीचों बीच हेडिंग डालो, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, और इसको स्टार दे दो। ये जब पढ़ाया था उस समय भी बोला था ये क्वेश्चन जरूर आएगा, लिखना। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्या होते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग आप लोग अभी किसके अंडर में हो? बॉयज की बात कर रहा हूं, बॉयज किसके अंदर में हो? वो चुड़ैल का नाम मत लेना, चमकीली वाली। जनरली आप अपने फादर मदर के अंडर में हो, अरे हाँ या ना? लेकिन अब आप ऑफिसर बन जाओगे, अब आप कमाने लगोगे, आपकी शादी हो गई, अब आप किसके अंडर में हो? अब आप बोलोगे हम किसी के अंडर में नहीं है, अब हम खुद अपने मालिक हैं। लेकिन कभी कभी अमावस पूर्णिमा आप अपने बापराम को फोन लगा के और उनसे पूछ लोगे कि पिताजी ऐसा कर रहे हैं तो सही है कि नहीं है। शादी के बाद आपका ये बिहेवियर आपको ऑटोनोमस बॉडी बना देता है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है? बाप तो नहीं है, लेकिन बाप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। मेरी बात समझ में आई? इसी तरह से अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बच्चों जैसे समझा रहा हूं। ये एक कोशिका है, क्या चीज है ये? कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक, और क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होगा? और क्या होगा? लाइसोसोम, और क्या होगा? सेंट्रोसोम, और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ ये सब के सब क्या हैं? बच्चे हैं कोशिका के, मतलब क्या है? अब आप मुझे बताओ, अगर ये बाप है तो ये सब उसकी औलादें हो गई। बड़ी डिग्निटी कौन रख रहा है? कोशिका रख रहा है बड़ी डिग्निटी की, कोशिकांग रख रहा है? कोशिकांग, सही है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे कोशिका के अंदर सारे कोशिकांग है ना, तो बड़ी डिग्निटी कोशिका रखेगा। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? बड़ी डिग्निटी किसकी है इसमें? पक्का? लेकिन इन्हीं में से कोई कोशिकांग ऐसा निकल जाए जो ऐसा कुछ काम कर दे कि जिससे किसकी बराबरी होने लगे, उसको कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। या कोई ऐसा कोशिकांग निकल जाए, या कोई ऐसा
कोशिकांग है, मैं फालतू परेशान नहीं कर रहा, दो कोशिकांग ऐसे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं। ये दो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग हैं, मतलब कोशिकांग हैं लेकिन दर्जा किसके बराबर है? जैसे पहले कभी बाप तुमको अपने बराबर से नहीं बिठाता जब छोटे रहते हो तो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो, कमाने धमाने लगते हो, कंधे बराबर आने लगते हैं, तो फिर कई बार शादी और पार्टी में तुम्हारा बाप बहुत दिन बाद तुमको देखता तो बुला लेता, इधर आजा आजा आजा, इधर बैठ पास में। शुरुआत में कैसा वजूद था? डिस्टेंस। बाद में क्या किया तुमने? उनके बराबर समकक्षता हासिल कर ली। अरे हाँ या ना? अब आप खुद देखो, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या आ जाता है कि जिस वजह से वो कोशिकांग होते हुए भी कोशिका के जितना पावर रखने लगते हैं। एग्जैक्टली अब अच्छे से सुनना, यहां दो तीन चीजें हैं, बस वो समझा दूं, बाकी पूरी चीजें तुम्हारे लिए क्लियर है। एमपीपीएससी ने जो माइटोकॉन्ड्रिया लिखवाया है अभी 2 साल पहले, वो इस बिहाफ पे लिखवाया है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कॉलकर हैं, वेंडा ने नामकरण किया है ना, इसको ऊर्जा घर कहते हैं, बकवास पता नहीं क्या क्या लिख के चले आए। अरे वो 6वीं 7वीं 8वीं का लड़का लिखता है, ऑफिसर को माइटोकॉन्ड्रिया दिया जा रहा तो कुछ तो अलग लिखो। 2-2 नंबर दिया होगा ऐसी कॉपियों में, और फूले नहीं समा रहे थे कि पेपर बढ़िया गया है। अप्रोच चेंज करो भाई, वो समय नहीं रहा। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तुमको रिसोर्सेस मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं, एक से एक चीजें मिल रही हैं, तो फिर एग्जामिनर अपना ट्रेंड क्यों नहीं चेंज करेगा? आज भी वो 3 लाइन लिखने में 3 नंबर क्यों देगा? बाप थोड़ी कॉपी चेक करता है कि चलो बेटे ने लिखा है तो दे ही दो यार। टफ टास्क है थोड़ा। अब सुनो मुद्दे की चीज, लाइफ में कोई आपसे पूछे कोशिका किसे कहते हैं, किसे कहते कोशिका, क्या बोलोगे? बताओ, जो लोग पढ़ चुके हो पुराने, तुम तो बताओ भाई, ये बायो बैकग्राउंड के लोग बताओ, किसे कहते कोशिका? संरचना। 10th लेवल पहुंच गए हम, थोड़ा और आगे बढ़ो। हाँ क्या? देखो मैं बताता हूं, अरे तुम परिभाषा में पहुंच गए यार, वो नहीं चाहिए, तुम डेफिनेशन से आगे नहीं निकल पाओ, और आगे 2 कदम और आगे बढ़ो, कूदो फादो। देखो मैं बताता हूं, कोशिका उसे कहते हैं जिसके पास ओन जेनेटिक मटेरियल हो। क्या हो? जिसके पास अपना आनुवांशिक पदार्थ हो। आनुवांशिक पदार्थ कोई न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल, मतलब जिसे आप लोग बोलते हो डीएनए आरएनए। तो बताओ कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका होने की पहली शर्त क्या है? मान लो एक लड़की है, उसका नाम कोशिका है, तुमने उससे पूछा हाँ भाई कोशिका, तुम कोशिका हो, क्या सबूत है? तो वो पहला स्टेटमेंट क्या पास करेगी कि मैं कोशिका हूं क्योंकि मेरे पास जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरी कोशिका होने की शर्त, उसे कोशिका कहते हैं जिसके पास अपने एंजाइम हो। क्या हो? याद रहेगा ये चीज? तो जिस चीज के पास इस दुनिया में खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, इस दुनिया में जिस चीज के पास अपने एंजाइम हो, और तीसरा परम सत्य, इस दुनिया में जिस चीज के पास राइबोसोम हो, वो कहलाती कोशिका। बता बैक्टीरिया कोशिका है क्यों? बैक्टीरिया के पास अपना क्या है? बैक्टीरिया के पास अपना क्या है? और बैक्टीरिया के पास राइबोसोम है, वो भी 70S। दिमाग चलने लगा? सेम टू सेम बाप जैसी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर containing mitochondria also as well as chloroplast,
इसीलिए अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ये है कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, लेकिन लेवल किसके जैसे रखते हैं? कभी मालिक, अच्छे से सुन लो जरा, ये कौन सी कोशिका है? क्यों प्लांट क्यों पहचान गए? हरा कलर, और हरा कलर है मतलब 101% क्या चीज होगा? तो ये क्लोरोप्लास्ट ये है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ये है। तो पादप कोशिका में दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग दिख गए। अब चलते हैं यहां, ये कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका में हरित लवक तो होता ही नहीं है, क्या होता है? अब सुनो मुद्दे की चीज, कभी मालिक का मूड अगर खिसके, तो जैसे हमारा मूड जब खिसकता है तो हम मोबाइल फेंक देते हैं, फिर बाद में रोते हैं, अरे यार 1000 का चूना लग गया। इसी तरह से कभी अगर मालिक का दिमाग खिसके और वो जंतु कोशिका से अगर किसको निकाल के अलग कर दे, और अगर पादप कोशिका से किसको निकाल के अलग कर दे, तो ये दोनों कोशिकांग जिनको निकाला गया है अपनी अपनी रिस्पेक्टेबल सेल से, दे हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव जस्ट लाइक सेल। तुम लोग को कभी अगर मान लो घर से निकाल दें तो कुछ समय बाद 2-4 दिन रोगे गाओगे और फिर अपने को स्टैंड बाय मोड पे लाने की कोशिश करोगे, मतलब तुम भी इन्हीं के जैसे तो हो, कोई अलग नहीं दिखते मेरे को तो, बस अभी छत्र छाया है तो सेल के अंदर एंजॉय कर रहे हो। मान लो कभी खुद के दम पे बाहर आना पड़ा तो सरवाइव कर लोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में सरवाइव होने की 3 चीजें हैं। पढ़ाई इंसान को मेहनत कश बनाती है, कि मेहनत करता है बंदा। पढ़ाई इंसान को नॉलेजेबल बनाती है, मतलब यहां मेहनती, यहां नॉलेज, और जिसके पास ये 2 चीजें हैं उसका दिमाग जीवित है। और इस दुनिया में जिसका दिमाग जीवित है मतलब पत्थर से पानी भी निकल सकता है, मतलब सर्वाइवल चल सकता है। खत्म कहानी। मेरे को तो कहीं कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। मेरे को तो तुम्हारे मुंह पे दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसी के मुंह पे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि सब कुछ समय बाद अपनी अपनी दुनिया बनाओगे। कहानी समझ में आ गई? लिखना स्टेटमेंट। ऐसे कोशिकांग, पहले परिभाषा लिख लो, ऐसे कोशिकांग जो स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ, यहां से आंसर शुरू करना था माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे कोशिकांग जो स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ, कॉमा एंजाइम एवं स्वयं की प्रोटीन संश्लेषी फैक्ट्री, स्वयं की प्रोटीन संश्लेषी फैक्ट्री रखते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन कहलाते हैं। भेष बदल हो गया। उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है? ब्रैकेट में लिखना वही जो आपको पता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, उसी को हिंदी में लिखो कोशिका का शक्ति ग्रह। देखो कितना रचा बसा है तुम्हारा बचपन का नॉलेज तुम्हारी रगों में। शक्ति ग्रह। दूसरा उदाहरण, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलते क्या? हाँ, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक इज इक्वल्स टू किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? किचन मतलब पादप कोशिका की रसोई। बढ़िया। देख लो भाई, कुछ लोग मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बैठते हैं क्लास में, ऐसे लोगों से तुम्हारा मुकाबला होगा मेंस में। और कई बार ये अपनी पढ़ाई जब करते हो ना तुम लोग, और फिर कई बार तुम्हारे कुछ सीनियर इंजीनियर मिले
और वो ऐसा डराएं कि 5-5 6-6 मेंस हम लिखे हैं, तो कहना है कि सिलेक्शन होने के लिए एक मेंस ही काफी है। ये ज्ञान हमको मत दो। जिन सोर्सेस से पढ़ रहे हो उनको चेंज करो, कोई दूसरे सोर्सेस लाओ, है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है। एमपीपीएससी आप बिल्कुल समझो, ये बिल्कुल रामचंद्र जी वाला युद्ध है। जो लिखा है वही लिखना है, मतलब जो पूछा गया है वही लिखना है। रामचंद्र जी ऐसे ही करते थे। लेकिन प्रीलिम्स कृष्ण युद्ध है, बड़ी आड़ी टेढ़ी लाइन है। प्रीलिम्स लोगों का निकलता ही नहीं है। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर बैठे हैं कि बस क्वेश्चन दे दो, आंसर फॉर्मेट करके दे देते एज इट इज, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो प्रीलिम्स निकालने के लिए सीधा चाहिए नहीं बंदा, थोड़ा खुरापाती होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जो न्यूज़पेपर भी पढ़ ले, जो यूट्यूब वगैरह भी देख ले, मतलब थोड़ा सा तिगड़म दिमाग चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अगर आप सीधा सीधा पढ़ते हो इसलिए नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा डायमेंशन चेंज करो। लेकिन मेंस के लिए आपको बिल्कुल नाक की सीट चाहिए है, बिल्कुल रामचंद्र जी वाली थ्योरी कि मर्यादा मतलब मर्यादा, किसी भी देश काल परिस्थिति में हम उससे विलग नहीं हो सकते। लेकिन प्रीलिम्स जितनी अटखेलियां कर सकते हो, जितनी अटखेलियां, सब जायज है। इसलिए कई बार लोगों का प्री नहीं निकलता, क्योंकि तुम अपने माइंड को सिर्फ किताब कॉपी में लगाए हो, दूसरे सोर्सेस यूज नहीं कर रहे हो। कई लोगों का मेंस नहीं निकलता क्योंकि हाइपर डाइवर्सिटी आ चुकी है तुम्हारा प्रीलिम्स की वजह से। और जिसने इन दोनों को सामंजस्य में बैठा लिया वो बुद्ध हो गया। बुद्ध का क्या कहना था कि इसी संसार में रहकर भी क्या प्राप्त किया जा सकता है, निर्वाण। सनातन कहता है नहीं, सिर्फ जंगलों में मिलेगा। अरे हाँ या ना, वो तपस्या तपस्या, वो कौन, ब्रह्मचर्य, तब कहीं कैवल्य की प्राप्ति, तब कहीं निर्वाण। बुद्ध कहते हैं कि जनता जनार्दन घर परिवार में अपने बीवी बच्चों के बीच में रहकर प्राप्त कर सकता है निर्वाण। तो ये वही चीजें हैं, थोड़ा अपनाओ इन चीजों को। अब यहां से शुरू करते हैं स्टोरी। पहले कौन सा कोशिकांग लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, हेडिंग डालो। पहले वो फैक्ट लिख लो जो बहुत ज्यादा कॉमन है। खोजकर्ता का नाम क्या है, खोजकर्ता कॉलिकर, ये लिखा। क्यों, ये इंग्लिश के कारण दिक्कत तो नहीं होती ना, ठीक है। खोजकर्ता कोलिकर, लाइन चेंज करके बायोप्लास्ट नाम ऑल्टमैन ने दिया। इस पर कई बार कंफ्यूज होते इसलिए लिखा दे रहा हूं। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया है, ऑल्टमैन ने दिया। मतलब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले क्या बोलते थे, बायोप्लास्ट क्या बोलते थे, कि साइंटिस्ट ने नाम दिया है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया कब से वर्ड शुरू हुआ, या माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले किसने कहा। तो ऑल्टमैन के बाद आया एक साइंटिस्ट जिसका नाम है वेंडा, और इसने बायोप्लास्ट शब्द हटाया और नया वर्ड क्या शुरू करवाया। अब आप मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण इज इक्वल्स टू वेंडा। फेस बदल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बताए। अब लिखो संरचना। चित्र देखो, क्या दिख रहा है, सेल, सेल में ये क्या दिख रहा, न्यूक्लियस, और ये बाजू में ये क्या दिख रहे हैं, और बड़ा देखो स्वरूप क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये यदि बाह्य झिल्ली है तो ये कौन सी झिल्ली होगी, आंतरिक झिल्ली। जल्दी से बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है और कौन से द्रव में अवेलेबल है, परिभाषा लिखो माइटोकॉन्ड्रिया की। लिखो कोशिका द्रव में उपस्थित, किसकी परिभाषा लिख रहे हो, कोशिका द्रव में उपस्थित
द्वि झिल्ली युक्त संरचना, कैसी संरचना? द्वि झिल्ली युक्त संरचना जो कोशिकीय श्वसन कार्य संपादित कराती है, वो जो मेन वर्ड है उसके नीचे हाईलाइट कर लेना। कौन सा कार्य संपादित कराती है? श्वसन कार्य संपादित कराती है, क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। सभी जीवधारियों, लाइन चेंज करके, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन हुई, ये जो तुमने लिखी, ऐसा लिखना था मेंस में, तब समझ में आ रहा है कि हाँ अधिकारी का आंसर फॉर्मेट है। क्या लिखा? सभी, सभी जीवधारी मतलब यही दिक्कत तुम लोग के साथ, बेसिक बिल्कुल नहीं तुम लोग का। अरे जीवधारी मतलब सजीव, चाहे पेड़ पौधा चाहे जीव जंतु, कोशिका से बने होंगे, ये बोल रहा हूं। ब्रैकेट में सजीव लिख लो, कोई नया वर्ड बताओ तो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हो। सभी सजीव, सभी जीव, क्या लिखा है? सभी, सभी जीवधारियों, ब्रैकेट में क्या लिख लिया? सजीव की कोशिका में ऊर्जा का आधार यही प्रदान करते हैं, ऊर्जा का आधार यही प्रदान करते हैं। मतलब बताओ, तुम पेन से लिख रहे हो, हाथ को ऊर्जा मिल रही है, तो हाथ में कोशिकाएं हैं, कौन सी चीज दे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। आंख क्या कर रही है? आंख में कोशिकाएं हैं, कौन सी चीज आंखों को एनर्जी दे रही है? कान सुन रहे हैं, कान में कोशिकाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये परम सत्य है। जहां कोशिका लिखा है, चाहो तो उसके ऊपर शरीर भी लिख सकते हो, क्योंकि शरीर कोशिकाओं से बना होता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो बताओ, तुम्हारे शरीर को जो एनर्जी मिल रही है वो किसकी बदौलत मिल रही है? शरीर माइनस माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन मैं पैनल में पूछता हूं बैठ के। कौन सा क्वेश्चन पूछता हूं? शरीर माइनस माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी, लाइन लिख ली तुमने। शरीर को ऊर्जा उत्पादन नहीं, क्या नहीं होगा शरीर को? लिख लो, शरीर माइनस एमटी बराबर, एमटी मतलब बराबर ऊर्जा उत्पादन नहीं। और हमको शुरू से क्या पढ़ाया गया कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी चीज उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो कॉलर ऊंची करके घूमता है 10वीं तक कि हम ऊर्जा देते हैं, वो 11th और 12th में अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया के आगे सरेंडर कर देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी बताऊंगा तो तुम देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन पहुंचता है? कार्बोहाइड्रेट, और कहता है आदाब बजाता हूं सरकार। ये पावर है, ये जलवा है माइटोकॉन्ड्रिया का, कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया गुजरता है तो जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट है ना, सब एक तरफ से उजूरे वाला, ये कहानी है। अब शुरू करते हैं बेसिक। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना है? एक झिल्ली युक्त की द्वि झिल्ली युक्त? ठीक है, कैसी झिल्ली बन गई है? अच्छा मेरे को बताओ, ये बाह्य झिल्ली अगर हो गई है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये कौन सी झिल्ली है रेड कलर वाली? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, यही अंदर की तरफ कुछ ऐसे फोल्ड बनाती है, इनको क्रिस्टी कहते हैं। मीजोसोम्स जीवाणु कोशिका में है। कहां पर है?
तो जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर मुड़ के कौन सी संरचना बनाती है? मीजोसोम्स। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक झिल्ली होती है वो कौन सी संरचना बनाती? क्रिस्टी। पहले मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर यहां भी बनेगा। तो बताओ मैं पूरा ये रंगोली भरूं कि रहने दो इतना? ठीक है ना? ये कौन सी चीज हो गई? एमटी की। अब ये एमटी की बार बार नहीं लिखना, तुम्हें पता ही है एमटी का चित्र बन रहा तो लिखने की जरूरत नहीं। आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाह्य झिल्ली है ये। तो बाह्य पूरा लिख लेना, झिल्ली पूरा लिख लेना, जिसमें दिमाग चलता रहे। कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं झी, और फिर घर पहुंच के इसी में परेशान रहते हैं, अरे यार ये है क्या यार, ये झी है। फिर कई बार दिमाग में आता है तो छी है यार, क्या है वो चीज? और जल्दी से बताओ ये क्या चीज है फिर? हाँ सही बोलो, आंतरिक झिल्ली। अब बताओ ये क्या चीज है? वेरी गुड। लेकिन क्रिस्टी क्या है? थोड़ा दिमाग लगाओ। आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ आ रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं हम? लेकिन शर्मा सर का वर्ड होता है अंतर्वलन। कौन सा वर्ड होता है? अंतर्वलन। फोल्ड को अंतर्वलन कहते हैं, अंतर्वलन। तो आंतरिक झिल्ली के फोल्ड या आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन बताओ क्या कहलाते हैं? वेरी गुड, क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी, हाँ। तो कितनी संरचनाएं पता चल गई माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको? एक बाह्य झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के फोल्ड क्या कहला रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ राइबोसोम होंगे कि नहीं होंगे? ये है राइबोसोम। और कल लिखवाया था तो बताया भी था कि कौन से राइबोसोम होते हैं। कौन से राइबोसोम याद रहेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम होंगे? 7ts। और बाहर जंतु कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे कौन से होंगे? 8ts। वेरी गुड। एंजाइम एंजाइम होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पर मैं एंजाइम को ऐसा बना दे रहा हूं और आंसर आपसे पूछूंगा। थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, ये जो एंजाइम है ये इस एक तरल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ब्लैक कलर में बना रहा हूं, एक तरल है, एक द्रव है, उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पाया जाता है, जो तरल पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते बेटा उसको? और मैट्रिक्स में ही क्या पाया जाएगा? देखो अच्छे से, क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? ठीक, ये वर्ड याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल द्रव क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। और तो कुछ नहीं इसमें। शुरू करें स्टोरी। ये मिटा रहा हूं। हाँ, अब सुनना अच्छे तरीके से। ये कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका की पादप कोशिका। ये कौन सी संरचना है? ये कौन सा द्रव है? ये कौन सी संरचना है? द्विझिल्ली युक्त तो संरचना बन गई। कौन सी संरचना है? और ये अंदर की तरफ फोल्ड क्या कहला जाएंगे? और ये अंदर द्रव कौन सा है?
बेसिक हो गया। अब नॉलेज, क्या खाते हो आप? भारतीय भोजन में किसकी प्रमुखता होती है? जो तुम खाना खाते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? 100% थाली है। मान लो जो तुम रखते हो, जैसे कर्णावत में तुम पहुंचे, 60 रुपए की थाली सजा के दी उसने, उस थाली को मान लो तुम 100%, तो 100% की तुम्हारी थाली में आधे से ज्यादा भाग, 60% पोर्शन स्टार्च की बादशाहत है। तुम्हारे खाने का 60% पोर्शन में रोटी और चावल मतलब क्या है? स्टार्च है। तो बताओ मेन कौन सा खाना या कौन सी डाइट लेते हो आप? मेन कोर्स क्या है आपका? स्टार्च। आपने रोटी और चावल खाया मतलब क्या खाया? स्टार्च। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइमों ने, डाइजेशन सिस्टम के एंजाइमों ने रिएक्ट किया और जल्दी से बता दो किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे ही टूटेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको किस में मिला देगी? अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। ब्लड कहां पहुंचता है? हर एक अंग में। तो ब्लड के साथ साथ कौन भी है? वो भी कहां पहुंचेगा? अंग किससे मिलकर बने होते हैं? तो ब्लड कहां पहुंचा, उसके साथ कौन जुड़ा है? वो भी कहां पहुंचा? ऊतक किससे मिलकर बनते? तो फाइनली ब्लड कहां पहुंचा, उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? कौन कहां पहुंच गया? अब यहां रुक जाना है। ये है ब्लड, बी फॉर ब्लड, और ये है जी, जी लिख दिया मतलब ग्लूकोज। और ये क्या है तुम्हारी? कोशिका। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब शुरू होता है नॉर्मल फंक्शन। कोई खूबसूरत चेहरा देखते हो सड़क पे चलते हुए, लड़के जनरली सीटी बजाते हो, क्यों? या छेड़ने की कोशिश करते हो? अंदर भी यही सब चलता है, सेम प्रोसेस अंदर चलती है। ब्लड बाप हो गया, खूबसूरत छोरी लेके आया है वो, उसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है छोरी का? ये दिख रहा सेल, और इसके अंदर ये सबसे क्या बोलना चाहिए, हरामी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे ही ब्लड के साथ कौन निकलता है, किसकी नजर और किसकी नीयत दोनों डोल जाती हैं? पक्का? लेकिन उससे पहले ये जो द्रव है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, दिमाग लगा के बताओ कौन सा द्रव? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। कई बार मेरे मुंह से अगर साइटोप्लाज्म निकल जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब सुनो स्टोरी यहां से शुरू होती है। रियल हरामी कौन है, वास्तविक हरामी कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। छोटा मोटा हरामी कौन? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? सीटी बजाता है और बोलता है, ए कहां जा रही है, मेरे पास आ जा। तो जो ये ब्लड किसको लेके जा रहा था? किसी ने नहीं छेड़ा यहां, किसी ने नहीं छेड़ा यहां। कोशिका के अंदर बताओ सबसे पहले किसने छेड़ा ग्लूकोज को? साइटोप्लाज्म ने। और साइटोप्लाज्म ने जैसे ही सीटी बजाई तत्काल किसने पलट के देखा? ग्लूकोज रूपी सुपर गर्ल ने। और सुपर गर्ल ने जैसे ही साइटोप्लाज्म को देखा मोहित हो गई, खिंची चली आई, बाप का दामन छोड़ा और पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली बाबुल का, कहां गए? ऐसे होता है। कौन कहां आया? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का पहला स्टेप शुरू हो चुका है। कौन सी प्रोसेस का? तो जल्दी से बताओ कहां से निकल के ग्लूकोज कहां आ जाता है?
और जब ग्लूकोज आ गया, कहां आ गया? साइटोप्लाज्म में। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? अरे यार ये चल रहा है कैमरा, थोड़ा वीडियो बाहर नहीं जाए बस है। साइटोप्लाज्म को तुम समझो स्वरा भास्कर नहीं, वो मोमेडन फैमिली जिसमें स्वरा भास्कर गई, उसका पति समझ लो। और ये स्वरा भास्कर पहले वाली, वो बढ़िया अच्छी दिखती थी, बढ़िया है ना। ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा, कौन निचोड़ेगा? साइटोप्लाज्म। और जो पहले ऐसी थी, देखा स्वरा भास्कर को तुम लोगों ने अभी, उसको ऐसी कर देगा। पायरुविक एसिड क्या बना? किसने किसको? इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। बताओ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कौन किस में कन्वर्ट होता है? और 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। कितने एटीपी? वो लड़के लड़की भागकर शादी कर लेते हैं। ये लड़की है, ये लड़का है, 2-4 महीने बाहर आहार रहे, लड़के ने फुल यूज किया और यूज करके छोड़ दिया। फिर लड़की कहती है अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो कहीं की नहीं रही। अरे हाँ या ना? अब सुनो मुद्दे की चीज। साइटोप्लाज्म में कौन पहुंचा है? ग्लूकोज को कौन से द्रव ने यूज किया, फुल निचोड़ लिया पूरा, और किस में बदल के रख दिया? अब बताओ ये पायरुविक एसिड कहां है? अभी भी कोशिका द्रव में ही है। लेकिन पायरुविक एसिड मतलब पूरा निचोड़ गया, ग्लूकोज जैसी खूबसूरती नहीं रह गई, अब चेहरा भदरंगा हो गया, साइज मोटा दिखने लगा। तो कौन किसके कोई काम का नहीं? अब साइटोप्लाज्म के कोई काम का नहीं पायरुविक एसिड। उसी पायरुविक, वही पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में है, लेकिन साइटोप्लाज्म का कोई इंटरेस्ट नहीं। अब वो नए फिर से ग्लूकोज को टारगेट कर रहा है सीटी बजा के। पायरुविक एसिड किसका मारा? हालात का। किसने उसका फुल यूज किया और छोड़ दिया? अब दुनिया बहुत कमीनी है मेरे भाई। ये पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में था, अब इस पर नजर डालेगा वास्तविक कमीना। कौन? और अब माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा आजा। किसको? पायरुविक एसिड जिसका ना तो घर है, घर कहां था उसका, लेकिन अपने बाप के अगेंस्ट में जाके एक कॉल पे खिंची चली आई, उसने पूरा यूज किया, छोड़ दिया। बेचारी ने तो घर की रही ना घाट की रही। किसके लिए यूज कर रहा हूं? पायरुविक एसिड। और ऐसी सूरत हाल में बताओ कौन बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो आप पायरुविक एसिड है तो आप तत्काल क्या करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पुकार पे दौड़े चले जाओगे। सेम पायरुविक एसिड भी ऐसे ही करता है। पायरुविक एसिड किसके अंदर पहुंच गया? याद रहेगा, यहां से शुरू हो रहा है ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया शुरू हो रही है? बताओ ऑक्सी श्वसन किस कोशिकांग में होता है? और थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो सबसे पहले कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली से आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली से सीधे सीधे कौन से द्रव में? तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आ गया, मान लो ये पायरुविक एसिड आप हो, किसके अंदर आ गए हो आप? माइटोकॉन्ड्रिया के बुलाने पर। तो अब आप पायरुविक एसिड, अब आप नजरें उठा के देख रहे हो, अरे वहां तो लिक्विड लिक्विड था, लिक्विड लिक्विड था, यहां क्या है? ये फोल्ड है भाई, लिक्विड लिक्विड भी है। बाजू से राइबोसोम 70 ऐसा धक्का मारते जा रहे हैं। अरे हाँ या ना? मतलब इसको और क्या होने लगी? अब तो घुटन होने लगी। मेरी बात समझ में आ रही? इतने में जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये असली गद्दार को
अरे यार सब मतलब टोटल जोक पर्पस पे है मेरा कॉन्सेप्ट, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं भाई। हाँ, नहीं तो फिर पता चले मेरे पे मानहानि के कितने दावे लग रहे कि मैं सबका मुंह शांत करते करते रुक नहीं पा रहा। तो केवल एंजॉयमेंट के लिए पढ़ा रहा हूं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। और अगर मैं जाऊं तो ये सबको लपेटे में लेना, ये सब भी टेक पार्ट थे इस चीज का, ठीक है। तो पायरुविक एसिड किसके अंदर आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने एक ऐसी चीज को भेजा, उसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके पास गई? इधर उधर कहां देख रही, कहां परेशान हो रही, यहीं रहे आराम से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं। अब मेरे को ये सीन याद दिलाता है, ये वो प्रोस्टिट्यूट सेंटर जो हुआ करता था ना, गणिकाएं जो हुआ करती थी, ये गणिका, और उसको सहारा देने वाली वो एक मेन हेड लेडी, अरे कहां को परेशान हो रही, यहीं रहे आराम से, ये घर बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। पर और अब हो रही है कहानी शुरू। बताओ किसने किसका विश्वास जीत लिया? बस। और फिर कुछ समय बाद ऑक्सीजन का मेन काम क्या है? जलाना। ऑक्सीजन का मेन काम क्या है? जलाना। और ऑक्सीजन अगर जल रहा है, ऑक्सीजन अगर जला रहा है, तो ये चीज भी क्या हो रही है? जल रही है। मतलब किसकी रजामंदी है इसमें? पायरुविक एसिड की। और पायरुविक एसिड जब जलेगा ऑक्सीजन के प्रभाव में आने पर, तो दो चीज निकालेगा जिसकी माइटोकॉन्ड्रिया को कोई जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को लात मार के बाहर कर देगा। किसको? तो एक यूरिन के रूप में और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल जाएगा, और दूसरा जो है वो सांस जो छोड़ते हो उससे बाहर निकल जाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये दो चीजें बनती, कौन सी? ये उत्सर्जी पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेन चीज बनती है वो है, रेड कलर में लिख रहा हूं, 38 नहीं, ये कितने एटीपी यहां बन चुके हैं? यहां 2 माइनस करो, इतने एटीपी। और यही जो एटीपी है, इसको आप बचपन से पढ़ते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है वो पायरुविक एसिड को ब्रेक करती है, जलाती है, तो क्या बनती है बेटा? ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा किसके रूप में एकत्रित हो जाती है? एटीपी के रूप में। बताओ कितने एटीपी के रूप में? ये है कहानी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसा होता है ये, इसको भी समझ लो। ये कौन सी चीज है जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसको यूज करके किसने फेंका? कुछ समय दर बदर भटकती रही, उसी साइटोप्लाज्म में बाद में देखा तक नहीं। फिर उसके बाद वो किसके अंदर आई? माइटोकॉन्ड्रिया में किसने ढांढस बंधाया? माइटोकॉन्ड्रिया में किसने ढांढस बंधाया कि कोई दिक्कत नहीं, यहीं रहे, यही तेरा घर है। इसने भी इस परम सत्य को स्वीकार कर लिया, इसने भी इसका यूज, दुनिया यूज जरूर करेगी चाहे भरोसा कितना भी स्ट्रोंग कर दे। सिर्फ मां और बाप दो इस दुनिया में इकलौती एंटिटी है भाई, जो तुम्हारे भरोसे का कभी गलत फायदा नहीं उठाएंगे। और इन दो को छोड़ दो, कोई तीसरा सगा कितना भी क्यों ना हो, चाहे भाई, फायदा जरूर उठाएगा। ऑक्सीजन ने इसको भरोसा दिलाया, यहीं रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर फाइनल में पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रभाव में आएगा तो टूटेगा। किसमें टूटेगा? और मेन चीज क्या बनाएगा? और जो ये चीज बनाएगा, ये जो चीज बनाएगा पायरुविक एसिड, जो चीज बनाएगा, ये इसको भी एनर्जी देगी। और माइटोकॉन्ड्रिया आगे पूरे सेल को एनर्जी देगा। मतलब जो बीच में कह रही थी अरे यार मेरा तो कोई वजूद नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, अब वो पुनर्जीवन की क्षमता उसको भी दे रही है। जिसने मजाक ने एंजॉयमेंट में इसको बुला लिया था, उसको भी एनर्जी मिल रही इसकी वजह से, और पूरे कोशिका को भी एनर्जी मिल रही इसकी वजह से। कहीं ना कहीं मेरे को ये तुम लोग दिखते हो हालात के मारे, हर कोई यूज करता फेंक देता, हर कोई यूज करता फेंक देता। लेकिन फिर जिस समय तुम अपना फाइनली पोटेंशियल लगाते हो कि यार अब कोई सहारा नहीं, अब जो करना है मुझे करना, तो देखो जरा कितनी एनर्जी निकालते हो अपने अंदर से। मेरी बात समझ में आ रही? ये है पावर तुम्हारा। मतलब तुम लोग मेरे को साफ साफ, तुम लोग के सिर में को पायरुविक एसिड दिखता है, कुछ केस में माइटोकॉन्ड्रिया दिखने लगता है। तो समय समय की बात है, ऐसे मिलती ऊर्जा। अब एक और स्टोरी सुनो।
पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? और वो ऊर्जा इतनी ज्यादा बनती है, इतनी ज्यादा बनती है कि माइटोकॉन्ड्रिया हाथ जोड़ लेता है कि महाराज अगर ये ऊर्जा जरूरत से ज्यादा अगर तुमने बनाई या ये ऊर्जा जो है हम नहीं संभाल पा रहे हैं, तो तत्काल माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अच्छे से सुनना, जो ये चीज बनी थी, क्या चीज बनी थी, इसको तत्काल इसमें कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? जैसे मैं कैसे समझाऊं, ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहां से लगातार बिस्कुट पे बिस्कुट, बिस्कुट पे बिस्कुट आते जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 2 मिनट के लिए बिस्कुट रुक जाए, अरे हाँ या ना, कुछ स्टॉप हो जाए तो ढेर लग जाएगा। तो एक व्यक्ति होता है, वो बिस्कुट जैसे ही आता तत्काल उसको पैक करके रख देता साइड में, पैक करके साइड में। सेम यही काम यहां भी हो रहा है। ये एटीपी दरअसल में ये एनर्जी के क्वाइन ही है कि कभी जब भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो ऊर्जा बनती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में बना लेता है? एटीपी के रूप में बना लेता है। और जब कभी भी सेल को जरूरत होती है ऊर्जा की, तो तत्काल ये एटीपी जो है उस अंग में, उस ऊतक में, उस कोशिका में पहुंचकर एटीपी रिलीज करते हैं, और एटीपी रिलीज करते हैं तो ऊर्जा मिल जाती है। एटीपी बिल्कुल वैसे है जैसे पैसा। हर बार वस्तु रख के चल सकते हो? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या रख के चलना आसान है? पैसा। तो सीधे पैसा दिया और चीजें खरीद ली। तो जब जरूरत पड़ती है, तो सेल को अगर कभी एनर्जी की जरूरत होती है, तो सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश करते, और माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर से क्या चीज दे देती है उस अंग को, उस ऊतक को, उस कोशिका को? एटीपी। और एटीपी मिल गई मतलब क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। तो इसलिए एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। या नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मुद्दे की चीज। टाइम हो गया क्या? अरे यार, ताजा ताजा जख्म है, क्या करना है? लिखना है कि नहीं लिखना? लिख लो, काम आ जाएगा। नहीं तो फिर कल फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा मुझे। क्या लिखवाऊं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सी श्वसन स्थल माना जाता है, क्योंकि एमटी में, एमटी मतलब वेरी गुड, ऑक्सी श्वसन ब्रैकेट में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। भाई ऑक्सी श्वसन क्या है? श्वसन का एक प्रकार है। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? श्वसन। श्वसन में ऑक्सी श्वसन क्या अनाक्सी श्वसन? वेरी गुड, संपन्न होती है। अब लाइन चेंज करके लिखना, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहला ग्लाइकोलिसिस चक्र। ग्लाइकोलिसिस लिख दूं क्या? ऐसे लिखते हैं, ग्लाइकोलिसिस चक्र। और दूसरा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। चलो बाकी कल। बेसिक समझ में आ गया? अब सोचो जरा, जो तुम लोगों ने ऐसी लाइन है, मतलब जो तुमने अभी समझी, ऐसी लाइन मेंस में लिखना थी 7 मार्कर माइटोकॉन्ड्रिया में, ना कि वो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है।